हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज वेल। ये जो वीडियो है ये उन एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा जो KVS ASO एंड SSC TA2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक आंसर की भी नहीं आई है, लेकिन फरवरी में आंसर की आने की पूरी संभावना है। तो मैं आप लोगों को पहले से ही रेडी कर रहा हूँ फॉर TA2 के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, एंड तक, और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जहाँ तक है मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको तसल्ली से देखिए, आपको समझ में आएगा। एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देखिए, और शेयर भी कीजिए अपने जो साथी हैं उनको। चलो शुरू करते हैं। CCS लिव रूल्स कम इनटू फोर्स ऑन द 1 जून ऑफ 1972। CCS लिव रूल्स जो है ये कब एनफोर्स हुए थे? 1 जून 1972 को। CCS लिव रूल्स shall apply to government servants appointed to the civil services and posts in connection with the affairs of the union। CCS लिव रूल्स किन के ऊपर अप्लाई होते हैं? उन गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अप्लाई होते हैं जो अपॉइंटेड हो, खान नियुक्त हो सिविल सर्विसेज में या पोस्ट पे, जिनका कनेक्शन किन के साथ हो? यूनियन के साथ हो। लेकिन किन के ऊपर अप्लाई नहीं होते? रेलवे सर्वेंट्स। रेलवे में जो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर CCS लिव रूल्स अप्लाई नहीं होते। यह बात आपको ध्यान रखना है स्पेशली, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पर्सन्स इन कैजुअल और डेली रेटेड और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। जो कैजुअल हो, डेली रेटेड हो। डेली रेटेड मीन्स जिनको आज काम किया आज ही वेजेस मिल गई, मतलब डेली काम किया डेली मजदूरी मिल गई, उनके ऊपर भी लागू नहीं होता है। पार्ट टाइम जो जॉब करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं उनके ऊपर भी लागू नहीं होता। पर्सन्स पेड फ्रॉम कॉन्टिजेंसीज। वे व्यक्ति या वे एम्प्लॉय जिनको आकस्मिक निधि से वेतन मिलता हो उनके ऊपर भी लागू नहीं होता। वर्कमैन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स। जो श्रमिक लगे होते हैं ना औद्योगिक क्षेत्रों में, उनके ऊपर भी लागू नहीं होते। पर्सन्स एम्प्लॉयड इन वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट्स। जो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं उनमें जो व्यक्ति लगे होते हैं, यानी उनमें जो काम करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं उनके ऊपर भी लागू नहीं होता है। मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज जानते हो? अखिल भारतीय सेवाएं जिनको बोलते हैं, IAS IPS, उनके जो मेंबर होते हैं उनके ऊपर भी CCS लिव रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। नेक्स्ट, पर्सन्स लोकली रिक्रूटेड फॉर सर्विसेज इन डिप्लोमेटिक, कॉन्सुलर और अदर इंडियन एस्टेब्लिशमेंट्स इन फॉरेन कंट्रीज। विदेशों में जो अपने एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, अपने जो प्रतिष्ठान हैं, उनमें जो जिस एम्प्लॉय को या जिस व्यक्ति को लोकली रिक्रूट किया गया हो, या फिर वो राजनयिक हो या काउंसलर हो, उनके ऊपर भी CCS लिव रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। पर्सन्स एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो व्यक्ति लगे होते हैं उनके ऊपर भी CCS लिव रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। इनमें कंडीशन क्या क्या है? पर्सन्स इन रेस्पेक्ट ऑफ होम स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड बाय और अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यानी कि उस समय में, जिस समय में कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान किया गया हो या कोई नियम लागू किया गया हो, जिनके अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं, जिनके लिए बनाया गया हो ये स्पेशल प्रोविज़न, उनके ऊपर भी ये नियम लागू नहीं होते। पर्सन्स गवर्नड फॉर पर्पजेज ऑफ लीव बाय द फंडामेंटल रूल्स और द सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस। वे एम्प्लॉय या वे व्यक्ति जिनके ऊपर किनका शासन हो, फंडामेंटल रूल्स या सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस हों, जिनके जिनके द्वारा ये चलाए जाते हैं ये व्यक्ति, या जिनके ऊपर जो लीव जो ये अप्लाई होती हैं उनके ऊपर भी ये लीव अप्लाई नहीं होती। किनके ऊपर? जिनके ऊपर फंडामेंटल रूल्स और सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस के द्वारा चलाए गए हों या नियुक्त किए गए हों, उनके ऊपर ये लीव रूल्स लागू नहीं होते हैं। पर्सन सर्विंग अंडर ए सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन डेपुटेशन फ्रॉम ए स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर सोर्सेज फॉर ए लिमिटेड ड्यूरेशन। जो व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा हो, लेकिन कहाँ से आया है वो? या तो स्टेट गवर्नमेंट से आया हो या अन्य सोर्स से आया हो लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए, उनके ऊपर लिव रूल्स लागू नहीं थे। यानी कि जो डेपुटेशन पे आते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट से या अदर सोर्सेज से, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके ऊपर CCS लिव रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। ये तो मैं आपको बता दिया कि किन के ऊपर अप्लाई होते हैं, किन के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं CCS लिव रूल्स। अब इस CCS लिव रूल्स में जैसे लिव रूल्स होते हैं, इनमें कई प्रकार की लीव होती हैं, जैसे EL, CL, EOL, मेडिकल, कई प्रकार की लीव होती हैं। इसमें आज मैं अर्न लीव जो होती है, अर्जित अवकाश जिसको बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करूँगा या डिस्कस करूँगा।
आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, देखते जाइए। आप सभी को पता होगा कि अर्न लीव जो होती है 30 डेज़ की मिलती है। आप लोग सभी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सभी के लिए कॉमन है कि आपको 30 डेज़ की ईएल मिलेगी एक कैलेंडर ईयर में। लेकिन वो मिलती कैसे कैसे है, इसकी क्या प्रोविज़न है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। अर्न लीव इट मीन्स अर्जित अवकाश 30 डेज़ की मिलती है। द लीव अकाउंट ऑफ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट other than a military officer who is serving in a department other than a vacation department shall be credited with earned leave in advance in 2 installments of 15 days each on the first day of January and July of every calendar year। इट मीन्स ये है कि प्रत्येक गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती है, किसको छोड़ के, मिलिट्री ऑफिसर को छोड़ के और वेकेशन डिपार्टमेंट को छोड़ के। जिन भी डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं उनके लिए 1 जनवरी या 1 जुलाई को क्रेडिट हो जाती है। कितने दिन की? 15 दिन की। यानी कि 15 दिन की जो लीव है ये एवरी जनवरी, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी एंड फर्स्ट डे ऑफ जुलाई को आपके खाते में क्रेडिट हो जाती है। इस प्रकार से टोटल करके 30 डेज़ की लीव आपको एक कैलेंडर ईयर में मिलती है। द लीव एट द क्रेडिट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एट द क्लोज ऑफ द प्रीवियस हाफ ईयर शैल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट हाफ ईयर सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द लीव सो कैरिड फॉरवर्ड प्लस द क्रेडिट फॉर द हाफ ईयर डू नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 300 डेज। इसका मतलब ये है कि आपको 6 मंथ्स में जो लीव है उसमें आपने जो यूज़ कर ली, जो कर ली, और उसमें जो बच गई उनको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए। और जो कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो मैक्सिमम 300 डेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स ये है कि आप है ना रिटायरमेंट तक 300 डेज़ की लीव ऐड कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप ऐड नहीं कर सकते। Provided that where the earned leave at the credit of government servant as on the last day of December of June is 300 days or less but more than 285 days। इसमें यह भी प्रावधान है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी जो लास्ट डे ऑफ दिसंबर या जून को 300 डेज की लीव है या उससे कम है लेकिन 285 डेज से ज़्यादा है, द एडवांस क्रेडिट ऑफ 50 days earned leave on first day of January or July to be afforded in the manner indicated under sub-rule first of clause A of sub-rule first shall instead of being credited in leave account be kept separately and first adjusted against the earned leave that the government servant takes during that half year and the balance, if any, shall be credited to the leave account at the close of the half year subject to the condition that balance of such earned leave plus leave already at the credit do not exceed the maximum limit of 300 days। इसका मतलब ये है कि यदि आपके दिसंबर या जून के लास्ट डे पे 300 डेज की लीव है या उससे कम है या 285 डेज से ज़्यादा है तो आपको जो जैसे 1 जनवरी और 1 जुलाई को जो 15 दिन की जो लीव मिलेंगी ना उनको इनमें ऐड नहीं किया जाएगा, इनको सेपरेट रखा जाएगा। और फिर आपके जैसे मान ले ऐड कर दिया, फिर उसके बाद में आपके जो नेक्स्ट 6 मंथ्स जो होंगे उनमें जो आप लीव लोगे तो वो जो लीव लोगे वो 15 डेज में से डिडक्ट होंगी, न कि इनमें से 285 डेज से ज़्यादा और 300 डेज से कम वाले में डिडक्ट होंगे। इनको सेपरेट रखा जाएगा। फिर उसके बाद में उन 15 डेज में से आप जैसे मान ली 10 दिन की लीव ले ली या 12 दिन की लीव ले ली, फिर उसमें जो बची हुई लीव है उनको ऐड किया जाएगा नेक्स्ट हाफ ईयर में। और ये जो ऐड होंगी ये 300 डेज से ज़्यादा नहीं होंगे। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप 300 डेज से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है अर्न लीव की वो 300 डेज की है। अर्न लीव मे बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन क्लास 1 and class 2nd service or to a government servant mentioned in the exception to sub rule first for a period exceeding 180 days but not exceeding 300 days if the entire leave so granted or any portion thereof is spent outside India, Bangladesh, Bhutan, Burma, श्रीलंका, नेपाल एंड पाकिस्तान। इसका मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है क्लास 1 और क्लास 2 के सर्विस में जो है गवर्नमेंट सर्वेंट उनमें क्या एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि आपको 180 डेज से ज़्यादा एंड 300 डेज से कम लीव मिल सकती है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि ये जो लीव है ना जो आप 180 डेज से ज़्यादा और 300 डेज से कम ले रहे हो इनको आपको आउटसाइड इंडिया स्पेंड करनी पड़ेगी, नहीं कि इंडिया में। आउटसाइड ऑफ इंडिया कहाँ? बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल एंड पाकिस्तान, इनमें स्पेंड करनी पड़ेंगी। ये एक्सेप्शन है। Provided that where earned leave for a period exceeding 180 days is granted under this sub rule, the period of such leave spent in India shall not in the aggregate exceed
द एफोरसेड लिमिट्स। इसमें ये प्रावधान है कि जो 180 डेज़ की जो लीव ली, जैसे मान लो आपने 190 डेज़ की लीव ले ली, ये 180 डेज से ज़्यादा भी होगी और 300 डेज से कम भी हो गई। लेकिन लेने के बाद जैसे मान लो आप इंडिया में रहते हो, तो आप अगर इंडिया में रहते तो आपको है ना ये जो डेज हैं ये काउंट नहीं होंगे। काउंट कब होंगे? जब आउटसाइड ऑफ इंडिया जाओगे तभी। वही मतलब कि जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं कर सकते आप, ये बात है। कैलकुलेशन ऑफ अर्न लीव। अर्न लीव की जो कैलकुलेशन होती है वो कैसी होती है ये मैं आपको बताता हूँ। आप सभी को बताया कि आपको 30 डेज़ की लीव मिलती है, 12 मंथ्स की। तो आप खुद कैलकुलेट करो कि पर डे पर मंथ कितनी आ गई। 30 में 12 का भाग दो, 2.5 दिन की आती है, यानी कि 1 महीने की आपको 2.5 दिन की लीव मिलती है। अर्न लीव shall be credited to the leave account of government servant at the rate of 2.5 days for each completed calendar month of service which he is likely to render in a half year of the calendar year in which he is appointed। यानी कि जिस मंथ में या जिस हाफ ईयर में आपकी अपॉइंटमेंट होने वाली है उसमें जो पर कंप्लीटेड जो मंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको 2.5 दिन की लीव मिल जाएगी। जैसे मान लिया आपने 5 मंथ कंप्लीट किए तो 5 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12.5 दिन की लीव हो गई। ठीक, 12.5 दिन की लीव हो गई। इसका मतलब क्या हुआ ये मैं आगे बताऊंगा कि जो फ्रैक्शन में होते हैं उनको आप नेक्स्ट में काउंट कर लेते हैं। 12.5 होते हैं उनको 13 काउंट कर लिया जाएगा ऐसे। द क्रेडिट फॉर द हाफ ईयर इन विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ड्यू टू रिटायर और रिजाइन्स फ्रॉम द सर्विस shall be afforded only at the rate of 2.5 days per completed calendar month up to the date of retirement or resignation। यदि कोई व्यक्ति या तो रिटायर होने वाला है या रिजाइन करने वाला है उनके लिए भी सेम कंडीशन है कि आपको पर कंप्लीटेड मंथ के हिसाब से 2.5 दिन की लीव मिलेगी। When a government servant is removed or dismissed from service, credit of earned leave shall be allowed at the rate of 2.5 days per completed calendar month up to the end of the calendar month preceding the calendar month in which he is removed or dismissed from service। इसमें अलग प्रोविज़न है। इसमें ये प्रोविज़न है कि जैसे मान लो आपको जून में आपको डिसमिस कर दिया या सर्विस से रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया, तो आपकी जो लीव जो ऐड होंगी ना वो मई तक की ऐड होंगी पर कंप्लीट है। जिस महीने में आपको रिज़ाइन किया है या रिमूव किया ना उस महीने में की लीव ऐड नहीं होती, चाहे आप पूरा मंथ के चाहे एंड में रिज़ाइन करो, रिमूव होए, सॉरी रिज़ाइन नहीं रिमूव होए, रिज़ाइन वाला तो ऊपर में है, रिमूव कर दिया तो आपको प्रीसीडिंग मंथ मतलब पहले वाला जो मंथ कंप्लीटेड मंथ है ना उसमें ही आपकी लीव क्रेडिट होगी। यानी कि जिस मंथ में आपको सीधा सा मतलब ये है कि जिस मंथ में आपको डिसमिस किया है या रिमूव किया है सर्विस से उस महीने की आपकी लीव क्रेडिट नहीं होगी। सीधा सा मतलब इसका ये है। When a government servant dies while in service, credit of earned leave shall be allowed at the rate of 2.5 days per completed month of service up to the date of death of the government servant। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉई है वो सर्विस के दौरान जिसकी डेथ हो जाती है तो उसके लिए भी 2.5 दिन की मिलेगी कंप्लीटेड मंथ की। तब कब तक मिलेगी? जब तक उसकी डेथ हुई है तब तक, अगर कंप्लीटेड मंथ किया है तो। इसके बाद में if a government servant has availed of extraordinary leave and or some period of absence has been treated as dies known in a half year, the credit to be afforded to his leave account at the commencement of the next half year shall be reduced by 1/10th of the period of such leave and or dies known subject to maximum of 15 days। इट मीन्स ये है कि आपने जैसे मान लो ईओएल ली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली है, या किसी पीरियड में आप एब्सेंट रहे हैं और उसको डाइज नॉन ट्रीट कर लिया गया है एक हाफ ईयर में, तो आपकी जो लीव क्रेडिट होंगी ईएल जो है ना आपकी, तो उनकी 1/10 आपकी काट ली जाएंगी। और जो काटी गई जो लीव है ना 15 दिन से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है वाइल अफोर्डिंग क्रेडिट ऑफ अर्न लीव फ्रैक्शंस ऑफ ए डे शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट डे। ये मैं भी आपको बता चुका हूँ। जैसे मान लिया आपको 5 मंथ्स की लीव ली थी, इससे पहले मैंने बताया था। जैसे मान लिया 12.5 आया तो उसको 13 में काउंट कर लिया जाएगा। जैसे 8.5 है तो उसको 9 में काउंट कर लिया जाएगा। 10.5 है तो उसको 11 में काउंट कर लिया जाएगा। मतलब फ्रैक्शंस को जो है ना राउंड ऑफ कर लिया जाए नियरेस्ट डे के में। तो ये है इसका ईएल के बारे में। इसमें कुछ छोटी मोटी कमी हो तो कमेंट में मेरे को बताना, मैं उसको रेक्टिफाई कर लूँगा।
और चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपके लिए 100% ASO या SSC का मेंस क्लियर हो जाएगा। आप इस लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।